हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्विस एजुकेशन में। कल आयोग की तरफ से ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है और अभी भी उस आंसर की में बहुत सारी आपत्तियां हैं। खैर, आयोग की तरफ से पोर्टल अभी खुला हुआ है आपत्ति सबमिट करने के लिए। बहुत से लोग सबमिट कर भी रहे होंगे। रिवाइज आंसर की देखते हैं कब तक आती है। अब वो जब आना होगा वो आती रहेगी, ठीक है। आंसर की के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। और इस बार का कट ऑफ क्या रहने वाला है ये भी आप लोग लगभग जान चुके हैं। जो भी एस्टिमेटेड कट ऑफ बताया जा रहा, अगर आप उसके पास हैं या फिर उसके ऊपर हैं तो आप लोग बढ़िया मेंस की तैयारी कीजिए। 3 महीना 3.5 महीना आपके पास समय है। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी नई शुरुआत कर रहे हैं। ये उनके लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेगा जिनको अभी 3 महीने बाद 3.5 महीने बाद मेंस की परीक्षा देनी है। क्योंकि इस वीडियो में जो भी मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उस पर चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में मेंस एग्जामिनेशन को लेकर किस तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए उस पर भी चर्चा करेंगे। मैं एक बार आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिनका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है प्लीज़ वो परेशान ना हो। इस बार नहीं निकलेगा, अगली बार निकलेगा। अगली बार आइए, अच्छी तैयारी के साथ आइए। जिनका कट ऑफ निकला है उनके लिए 3.5 महीने का समय है मेंस लिखने के लिए। जिनका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा, जो पास नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए पूरा 1 साल है मेंस की परीक्षा देने के लिए। तो आप लोग इस 1 साल में इतना बढ़िया से प्रिपेयर हो जाइए, इतना बढ़िया से तैयार अपने आप को कीजिए और 2023 का पीसीएस अंतिम मान के चलिए कि हमें इसी में इंटरव्यू में बैठना है और इसी में फाइनल करना है। और ये बहुत कठिन नहीं है, बिलीव मी, ये बहुत आसान है। जो भी चीज़ आपकी तैयारी में फेवर नहीं कर रही है उस हर एक चीज़ को आपको हटाना है 1 साल के लिए। एक चीज़ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए कि जितना भी कंटेंट हम लोग को पढ़ना है मेंस परीक्षा के लिए, जितने भी बुक पढ़नी है, जितना भी मटेरियल पढ़ना है, ये सारा स्टेप आप जितना जल्दी पढ़ लेंगे आपकी प्रोबेबिलिटी उतना जल्दी रहेगी सिलेक्शन की। ये भी पीसीएस मेंस परीक्षा में टोटल 8 पेपर होता है, जिसमें से पेपर 1 सामान्य हिंदी का होता है, पेपर 2 ऐसे का होता है यानी निबंध का होता है, और बाकी जो 4 पेपर हैं P3, P4, P5 और P6 ये जीएस के पेपर हैं। इसको GS1, GS2, GS3, GS4 भी बोलते हैं। और बाकी ये 2 पेपर बचे हैं, ये ऑप्शनल पेपर के होते हैं। आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा उसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो इस प्रकार 2 हिंदी के पेपर हो जाते हैं, 4 जीएस के पेपर हो जाते हैं और 2 ऑप्शनल के पेपर हो जाते हैं। टोटल 8 पेपर हो गए। सबसे पहले जो 4 पेपर जीएस के होते हैं इनकी बुक लिस्ट को देखते हैं। GS1 में 4 सेक्शन होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी और उत्तर प्रदेश। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेंस का सिलेबस आप लोग प्रिंट करके लाइए और अपनी टेबल पर चिपकाइए, टेबल के सामने चिपकाइए। सिलेबस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, प्लीज़ इसको समझिए। किस सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक लिखे हुए हैं सिलेबस में ये पता होना चाहिए। टॉपिक पता होने से न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत हेल्प मिलती है। जो भी टॉपिक रहता है न्यूज़पेपर में हमें पता चल जाता है। जब सिलेबस याद होता है तब पता चलता है कि हाँ ये इस पेपर का टॉपिक है, हमें उसको इस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो सिलेबस आप लोग निकाल लेना। हिस्ट्री में जो सब टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति, इसके लिए आपको नितिन सिंघानिया को फॉलो करना है। लेकिन इसमें से सब कुछ नहीं पढ़ना है। मैं फिर से रिपीट करूँगा कि प्लीज़ सिलेबस को आप जब सामने रखेंगे तो आपको आर्ट एंड कल्चर से किस किस टॉपिक पे काम करना है, किस किस पे वर्क करना है, और उसमें देखिएगा कि आर्ट एंड कल्चर से कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं। उन्हीं टॉपिक को बस नितिन सिंघानिया से आपको पढ़ना है, क्योंकि उसमें बहुत वास्ट में भी दिया है, वो बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। जो मेन हिस्ट्री का भाग है उसके लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करना है। ओल्ड एनसीईआरटी आप लोगों ने देखा होगा, मैं साथ साथ में यहाँ पे पिक्चर भी लगा दूंगा, तो आप पिक्चर को भी देखते रहिए ताकि आपको परचेज़ करने में आसानी होगी। ओल्ड एनसीईआरटी एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न की आती है। कुछ लोग यहाँ ओल्ड एनसीईआरटी की जगह तमिलनाडु बोर्ड की भी एक किताब आती है उसको फॉलो करते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, आपका इससे भी काम बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और हिस्ट्री में आपको इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी पढ़ना है। ये बिपिन चंद्र की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, इसको भी आप लोगों को फॉलो करना है। तो ये था हिस्ट्री का भाग। ज्योग्राफी में आपको किसी भी टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से 9 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपका सब कुछ हो जाएगा। फिर भी आपका अगर एनसीईआरटी 9 से 12 तक में मन नहीं भरे तो आप परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं। परीक्षा वाणी आती है, बहुत अच्छी किताब है। 2 किताबें आती है इसमें, भारत का भूगोल भी आती है और विश्व का भूगोल आती है। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी 9 से 12 में जब हमारा काम चल जा रहा है तो हम क्यों पढ़ें किसी टेक्स्ट बुक को। और वैसे भी परीक्षा वाणी में एनसीईआरटीज़ का कंपाइलेशन ही लिखा हुआ है, ठीक है।
तो ये सेकंड टॉपिक था GS1 का। थर्ड टॉपिक है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के नाम से NCERT आती है, आपको इसको परचेज कर लेना है और इसी को पढ़ना है। और बाकी इसमें जो मेन रोल अदा करेगा वो है एडिटोरियल। फिर भी अगर आप लोग डेली बेसिस पे आर्टिकल नहीं पढ़ पा रहे हैं तो किसी अच्छी कोचिंग की मंथली मैगज़ीन तो ले सकते हैं ना। आप उस मंथली मैगज़ीन से जितने भी आर्टिकल उसमें दिए हैं आप उनको पढ़िए और उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए। वो करंट पॉइंट्स जब आप डालेंगे अपने उत्तर में मेंस के, तभी सोने पे सुहागा होगा, ये जान लीजिए। नहीं तो वही एवरेज नंबर आ जाएगा जैसा कि सब लोगों का आता है। वैसे नंबर नहीं आएंगे जिसमें सिलेक्शन मिलता है। अभी आप करंट में ही देख लीजिए कि अभी प्रेजेंट में जो धर्म को लेके जो घमासान मचा हुआ है, इन्हीं सबसे क्वेश्चन आने हैं। तो करंट न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे, करंट आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे तो आप उत्तर अच्छा कैसे लिख पाएंगे। NCERT में जो इंडियन सोसाइटी है इसमें तो हम लोग बेसिक सीखेंगे ना, डायनेमिक चीज़ तो नहीं सीख पाएंगे। डायनेमिक चीज़ें तो जब हम करंट से कनेक्ट रहेंगे तब हम ऐड कर पाएंगे कुछ पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से आपका इंडियन सोसाइटी हो जाएगा। चौथा सेक्शन है GS1 का यूपी। तो यूपी के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, इसका कोई वैसे फिक्स कोई यार इसका मटेरियल है नहीं, लेकिन घटना चक्र वाले मेंस परीक्षा से पहले अपनी छोटी छोटी पत्रिकाएं निकालते हैं, सारे पेपर्स की निकालते हैं। यूपी की भी निकालेंगे, यूपी स्पेशल की भी निकालते हैं। मैं इमेज लगा दे रहा हूँ तो उसमें देख लेना, उसी को पढ़ लेना है बस। 20, 25, 30 पेज रहते हैं, उसी को पढ़ लेंगे और जितने तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं घटना चक्र सारा प्रोवाइड कराता है। तो इसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा या फिर आप लोग परचेज़ कर लेना। ठीक है, ये इतनी बातें GS1 में थी। GS2 में कितने सेक्शन है? सब सेक्शन है। इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन यानी IR, और यहाँ पे भी यूपी का कुछ कंटेंट है। इंडियन पॉलिटी में ज़्यादा सोचनी नहीं है, बस एक ही किताब है M लक्ष्मीकांत, इसी को पढ़ लेना है। यहाँ पे एक छोटा सा सजेशन बस इतना हो सकता है कि जिनके पास समय ज़्यादा है वो M लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं, और जिनके पास बहुत कम समय है, जिनके पास अटेम्प्ट भी कम है और उन्होंने तैयारी भी बहुत लेट की है, वो यहाँ पे लक्ष्मीकांत की जगह परीक्षा वाणी को ले सकते हैं। परीक्षा वाणी ने भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, NCERT का पूरा कंपाइलेशन है, तो आप यहाँ पे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं। दूसरा टॉपिक है IR, इंटरनेशनल रिलेशन। इसका भी सीन कुछ इंडियन सोसाइटी की तरह है कि हम सिर्फ स्टैटिक पोर्शन पे डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि ये भी पूरा डायनामिक है। जो ग्लोबल लेवल पे करंट में चल रहा है उसी से क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो यहाँ पे भी एडिटोरियल का बहुत बड़ा रोल है। इंटरनेशनल अफेयर्स की जो न्यूज़ होती हैं यहाँ पे इन सभी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी IR की जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो हमें बुक से मिल जाएंगी। तो एक टेक्स्ट बुक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध। पुष्पेश पंत साहब को तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, इनकी किताब आती है, तो आप इसको परचेज़ कर लीजिएगा। ये हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। तो इस किताब से तो हम लोग बेसिक चीज़ें सीखेंगे। बाकी जो हम अपने उत्तर में 4 चांद लगाएंगे वो यहाँ से लगेंगे, एडिटोरियल से और करंट न्यूज़ से। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है। बाकी तीसरा सेक्शन है GS2 में, यूपी का कुछ पार्ट है, तो ये भी हम लोग उसी घटना चक्र मेंस की जो ये किताब निकालते हैं इसी मेंस के मटेरियल से कर लेंगे। क्लियर है? चलिए यहाँ पे GS3 देखिए। GS3 अपने आप में बहुत बड़ा पेपर है। देखिए यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, 4 टॉपिक हैं बड़े बड़े। इकोनॉमी का बेसिक सीखने के लिए सबसे पहले तो आप कक्षा 11 की NCERT खरीद लेना। इसको पढ़ने के बाद इसके बाद आपको मुनलाल पटेल साहब के सारे वीडियोस देखना है। ये वीडियोस सारे उनकी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको यूट्यूब पे जाना है और सर्च बार में जाना है, और यहाँ पे सर्च बार में आपको मुरनाल लेक्चर ऑन इकोनॉमी लिखना है। देखिए लिख के आ भी गया, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और आपको यहाँ पे इकोनॉमी लेक्चर फॉर UPSC जनरल स्टडीज़ 85 वीडियो का ये पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है। ये रामबाण है इकोनॉमी के लिए। आप इन 85 वीडियो से इकोनॉमी बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, बेसिक्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आप लोग इनके चैनल पे भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको मिल जाएंगे 85 वीडियो का यहाँ पे प्लेलिस्ट है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला कॉलम, इकोनॉमी लेक्चर्स फॉर UPSC जनरल स्टडीज़। इन्हीं 85 वीडियोज़ को आप लोगों को देखना है। बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ नहीं है, आधे 40-40 मिनट के वीडियो हैं, और आप दिन भर में 8 घंटे भी कायदे से बैठ गए तो आप 4 से 5 दिन में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए वापस आ जाइए।
तो यहाँ पे इकोनॉमी का हो गया पूरा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है ये एडिटोरियल से कवर होगा। और अगर आप लोग हिंदू पेपर पढ़ते हैं तो हिंदू पेपर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अलग से एक पेज भी आता है। वो किसी पर्टिकुलर डे में आता है, शायद बुधवार को आता है या बृहस्पति को आता है, मुझे क्लियर नहीं पता। जो लोग उसको पढ़ते होंगे उनको पता होगा। और जो द हिंदू नहीं पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं, योजना आती है ना, मंथली मैगजीन आती है योजना, कुरुक्षेत्र आती है। ये तो मतलब ऐसे के लिए, हिंदी ऐसे के लिए रामबाण मटेरियल है, बहुत सुपर लिखा होता है, पतली सी किताब होती है, कलर्ड रहती है। इसको तो वैसे भी मजे मजे में पढ़ लिया कीजिए। और ये दोनों मैगजीन जो आती हैं ये अलग अलग टॉपिक पे आती हैं हर मंथ में। तो किसी किसी मंथ में साइंस एंड टेक का भी सेक्शन आता है। तो यहाँ पे पूरी योजना आपको साइंस एंड टेक पे मिल जाएगी, पूरी कुरुक्षेत्र साइंस एंड टेक पे मिल जाएगी। तो आपको ये योजना कुरुक्षेत्र ज़रूर फॉलो करना है, इससे ऐसे में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, तो आपका साइंस एंड टेक यहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे साइंस एंड टेक के लिए कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक नहीं पूछता है, करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे आप लोग 2-3 साल पहले का क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। तीसरा सेक्शन है जीएस थर्ड का इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए भी आपको आंख बंद करके दृष्टि आईएएस की बुक आती है इन्वायरमेंट की, आप इसको परचेज़ कर लीजिए। इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में भी आती है। आप इसी को घोंट डालिए, बिल्कुल कलर्ड प्रिंटेड है, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। और जो लोग शंकर आईएएस के नोट्स फॉलो करते हैं वो उसको फॉलो करते रहें। और जिन्होंने शंकर आईएएस के नोट्स को फॉलो नहीं किया है, अब तो खैर उनकी बुक भी आने लगी है, पहले नोट्स आते थे प्रिंटेड। तो जिन्होंने शंकर आईएएस को फॉलो नहीं किया है वो दृष्टि आईएएस की बुक ले लें। ठीक है, ये बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी। आपको इसके लिए प्रीवियस पेपर पढ़ लेना है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीपीसीएस में या फिर यूपीएससी में। ये प्रीवियस पेपर कहाँ से मिलते हैं? ये तो तमाम पब्लिकेशंस के आते हैं, शिल्पी के भी आते हैं, घटना चक्र भी छापता है, और दृष्टि का भी यूपीएससी का प्रीवियस सॉल्व पेपर आता है। आप इसको ले सकते हैं, आप इससे भी प्रीवियस क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये जो इंटरनल सिक्योरिटी है ये भी टॉपिक कभी कभी योजना और कुरुक्षेत्र में मिल जाता है, तो ये भी हेल्प करेगा आपको। क्लियर है? ये यहाँ पे जीएस थर्ड हो गया। जीएस फोर आप लोग जान रहे हैं, ये इथिक्स का है। इथिक्स के लिए सबसे रामबाण मटेरियल अगर मिल जाए तब विकास दिव्य कीर्ति सर के नोट्स हैं, लेक्चर हैं। अगर ये मिल जाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। आपके कोई मित्र लोग हों जिन्होंने दिल्ली में कोचिंग की है दृष्टि आईएएस, उनके पास ज़रूर अवेलेबल होगा। अगर किसी ने पेन ड्राइव कोर्स ख़रीदा हो विकास सर का इथिक्स का, तो वो लोग आपस में शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेक्सिकन के नाम से एक किताब आती है इथिक्स की। ठीक है, ये क्रॉनिकल छापता है, क्रॉनिकल पब्लिकेशन की है। अगर ये नोट्स नहीं मिल रहे हैं, दिव्य कीर्ति सर के लेक्चर नहीं मिल रहे हैं, तो आप लेक्सिकन को ख़रीद लीजिए। ठीक है, इससे आपका इथिक्स हो जाएगा। तो ये पूरा जीएस का मटेरियल था जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो फिर बाकी पेपर जो बचे, पेपर 1 बचा, पेपर 2 बचा, बाकी पेपर 4 हम लोगों ने जीएस वाला सेक्शन कर लिया, और 2 पेपर हैं ये ऑप्शनल सब्जेक्ट के हैं। तो ये तो सबके अलग अलग होते हैं। बाकी ये 2 पेपर बचे, पेपर 1 सामान्य हिंदी का और पेपर 2 ऐसे का। सामान्य हिंदी आप लोग जान रहे हैं, प्रीवियस पेपर कोई भी उठा लीजिए। सामान्य हिंदी के लिए आप लोग कोई भी टेक्स्ट बुक उठा लीजिए, या आप सिंपल सॉल्व पेपर ले लीजिए। सॉल्व पेपर से ही सब कुछ फंस जाता है। पीसीएस मेंस में सामान्य हिंदी में आप लोग देखेंगे कि 90% रिपीट होता है, तो ये आपको सब कुछ सॉल्व पेपर से मिल जाएगा। सॉल्व पेपर में आप शिल्पी को फॉलो कर सकते हैं, घटना चक्र को फॉलो कर सकते हैं, या फिर एक किताब आती है आदित्य पब्लिकेशन की, सफ़ेद रंग का कवर है इसका, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें प्रीवियस पेपर सारे क्वेश्चंस दिए हैं। टेक्स्ट बुक में आप लोग हरदेव बाहरी को भी फॉलो कर सकते हैं अगर पढ़ना चाहेंगे तो। इतना क्लियर है? पेपर 2 है ऐसे के लिए आपने योजना देखा, कुरुक्षेत्र देखा, एडिटोरियल आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे। अगर डेली बेसिस पे नहीं पढ़ रहे हैं तो आप मंथली मैगजीन तो पढ़ेंगे किसी बढ़िया कोचिंग की। आप दृष्टि आईएएस की मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी मंथली बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहते हैं उनका पूरा कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी बातें मेंस में थी। तो आप लोगों ने अभी जितना भी मटेरियल देखा, जितना भी कंटेंट देखा, टेक्स्ट बुक देखी, जो स्टूडेंट इतने पूरे सिलेबस को जितना जल्दी पढ़ लेता है उसका सिलेक्शन उतना जल्दी हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि जो सिलेबस जल्दी पढ़ लेगा वो राइटिंग प्रैक्टिस भी जल्दी कर लेगा और उसका सिलेक्शन भी जल्दी हो जाएगा। और अगर इसी सिलेबस को पढ़ाने में अगर 2-3 साल का समय लगाया तो फिर कब राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे? आपकी सक्सेस डिले हो जाएगी। आप लोग खुद बताइए कि अगर सिलेबस पढ़ने में ही 2 से 3 साल का समय ले लिया तब सिलेक्शन कहाँ से जल्दी हो जाएगा? 3 साल में सिलेबस ही पूरा पढ़ा जा रहा है, फिर राइटिंग प्रैक्टिस कब करेंगे, ऐसे की प्रैक्टिस कब करेंगे? फिर यही होगा कि 2022 में प्री नहीं हुआ
2023 में प्री निकल गया, मेंस नहीं निकला। 2024 भी ऐसे बीत जाएगा कि प्री निकल गया, मेंस नहीं निकला, और ये साइकिल चलती रहेगी। मेंस कभी क्लियर ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिलेबस ही नहीं पढ़ा है, राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं की है। आप यहाँ पे मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए। 2014 में MNNIT से M.Tech कंप्लीट किया। 2014 से सिविल सर्विसेज की तैयारी करना स्टार्ट किया, और साथ में चूँकि टेक्निकल फील्ड से था तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एक एग्ज़ाम होता है टेक्निकल फील्ड में, इसकी भी साथ में तैयारी करता रहा। तो ये क्या मतलब है, आप टेक्निकल भी चला रहे हैं साथ में, और आप साथ में PCS भी चला रहे हैं, तो ये दो बड़ी बड़ी एग्ज़ाम एक साथ लेके कैसे चल सकते हो। तो सबसे पहली मिस्टेक हमारी क्या थी कि हमें सिविल सर्विसेज के साथ ऐसे एग्ज़ाम को लेके नहीं चलना है जो बिल्कुल आउट ऑफ द कोर ही है। तो फाइनली क्या हुआ, 2015 में UP PCS का प्री नहीं निकला, 2016 में PCS का प्री नहीं निकला, इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी करना छोड़ दिया। 2017 में प्री निकला, मेंस दिया। 2018 में प्री निकला, मेंस दिया। 2019 में प्री निकला, मेंस दिया, लेकिन मेंस क्वालिफाई कभी नहीं हुआ। और ये क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कभी राइटिंग प्रैक्टिस ठीक से नहीं की, तैयारी कभी ऑर्गेनाइज वे में नहीं रही। और आप जब 27-28 की उम्र में आ जाएंगे तो फिर आप थोड़ा सा प्रेशराइज होने लगेंगे, तो फिर आप छोटे छोटे एग्ज़ाम भी देने लगेंगे PCS के साथ, क्योंकि आपको एक नौकरी की फ़िक्र होने लगी, घर से प्रेशर आने लगा, रिलेटिव से प्रेशर आने लगा। तो इसकी नौबत हमें लानी ही नहीं है ना कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए 5 वर्षीय योजना बनाएं। देखिए साहब आप लोग को डिसाइड करना पड़ेगा, 1 से 2 साल अपने आप पे इन्वेस्ट करना है और पूरी ताकत लगा देनी है। तैयारी के दौरान आप लोगों को कुछ चीज़ें बहुत ध्यान में रखना है। एक चीज़ तो आप लोगों ने सीख ली कि जो मैंने गलती की है वो तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। अब 2019 से पहले वाला सीन तो रहा नहीं। 2018 तक सारे GS के पेपर जो हैं वो पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, अब तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब पूरा काम लिखने का बचा हुआ है, और लिखने का काम अगर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी बिगिनर्स के लिए है। स्टेप 1 में आपको सबसे पहले क्या करना है, मार्केट से आपको अनसॉल्व पेपर लाना है, ताकि आप देख सकें कि पिछले 3-4 साल में किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं। मान लीजिए आप ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अनसॉल्व पेपर खोलिए और देखिए कि ज्योग्राफी से किस किस तरह के क्वेश्चंस आयोग ने पूछे हुए हैं। उन क्वेश्चन को रीड करने के बाद फिर आप ज्योग्राफी को रीड कीजिए। जो भी आप लोग सब्जेक्ट पढ़ें उसके पहले क्वेश्चंस ज़रूर देख लें, क्योंकि क्वेश्चन देखने से एक डायरेक्शन तय होती है, माइंड उस डायरेक्शन को कैप्चर कर पाता है, पढ़ते समय कैप्चर कर पाता है। पहले स्टेप में आप लोगों को रीडिंग मोड में रहना है, पूरा मटेरियल आपको एक बार बस पढ़ लेना है। स्टेप 1 के बाद आपको स्टेप 2 पे आना है, और यहीं पे आपकी सारी मेहनत है, यहीं पे आपको रिवीजन करना है, यहीं पे पढ़ते समय जो भी इम्पोर्टेंट है उनको मार्क करना है, यहीं पे आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, यहीं पे आपको वीकली बेसिस पे ऐसे भी लिखना है। जैसे किसी भी किताब का आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अनसॉल्व में देख लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चैप्टर पढ़ने के बाद अनसॉल्व पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लिखने का ज़रूर ट्राई करें। राइटिंग प्रैक्टिस में आपको यही करना है। हर एक चैप्टर के आप लोगों ने अगर 5 से 6 क्वेश्चन लिख लिए तो ये समझ लीजिए राजा हो गए। और करंट मैगजीन से जो आप लोग टॉपिक पढ़ेंगे, एडिटोरियल पढ़ेंगे, उनके भी शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। ऐसा टेबल पे बंडल लग जाता है, फिर इसको खोलने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन अगर आप मंथली बेसिस पे सिनॉप्सिस बनाए रहेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाए रहेंगे, तो ये बिल्कुल कमाल कर देगा। यही करंट अफेयर्स की जो आपकी सिनॉप्सिस रहेगी, एडिटोरियल की सिनॉप्सिस रहेगी, फैक्ट रहेंगे, डेटा रहेंगे, इन्हीं फैक्ट को आप ऐसे में ऐड करेंगे, GS के पेपर में ऐड करेंगे, तब मार्क्स सुपर आएगा। ठीक है, तो ये कुछ मेंस की बातें थी। कल मिलते हैं, 2023 प्री में क्या करना है, कैसे करना है, इन सब पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।